स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो बेटा मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी। तो इस पार्ट 2 थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस सेकंड पार्ट में मैं पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट एंड करूँगा, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है या एमसीक्यू भी बाई चांस हो जाए, कोई इशू नहीं। आपको सभी पॉइंट डेट वाइज याद करवाते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको बुक की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चैप्टर जहाँ पे एंड किया था मैंने, उससे थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ ताकि आपको कहानी याद होती रहे। तो ये हिंदी में लिखा है शुद्ध, इसको 1857 लिखेंगे हम न्यूमेरिकल में। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। टॉपिक का नाम है विद्रोही के नेता और अनुयायी। तो विद्रोहियों के ने उनके यहाँ शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेता की भूमिका निभाते थे। ठीक है, सबसे मेन कैप्टन कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये तो मेन थे, मुगल बादशाह भी रह चुके थे। तो विद्रोहियों ने उनके यहाँ शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेता की भूमिका निभाते थे। कानपुर से बाजीराव द्वितीय के पुत्र उत्तराधिकारी कहेंगे नाना साहिब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने, आरा बिहार से कुंवर सिंह ने, अवध से वाजिद अली और लखनऊ से बिरजिस कद्र जो इनके बेटे थे, और बेगम हजरत महल। तो इन्होंने नेता की भूमिका निभाई। इनके अलावा कुछ स्थानीय नेता, किसान, जमींदारों, आदिवासियों ने भी विद्रोह में नेतृत्व की भूमिका निभाई, जैसे गोनू नाम का हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। तो इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह के नेता की भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चित्र हैं बेटा। मंगल पांडे, जो कि सबसे पहले इनको फांसी दी गई थी, एक मूवी आमिर खान की, देखना कभी टाइम मिले तो। तांत्या टोपे, नाना साहिब, हजरत महल, और ये मेन कैप्टन बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये नाना साहिब। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने क्या किया बेटा? विद्रोह का नेतृत्व संभाला, यानी नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। आगे बढ़ते हैं। तो अफवाहें और भविष्यवाणियाँ, भाई विद्रोह को किसने आग दी, किसने तूल दिया? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जितने भी आपके परीक्षा 6 अंक का अगर आएगा तो 6 पॉइंट मिलेंगे आपको, और 3 अंक का आएगा तो 3 पॉइंट। आप 6 जब याद रहेंगे 3 लिख सकते हो। तो अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा था। उदाहरण के रूप में कारतूस में गाय सुअर की चर्बी की अफवाह। तो सबसे बड़ी अफवाह कौन सी थी? कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह, जो भारतीय सैनिकों के लिए नामंजूर था। एक नीची जाति के सैनिक ने ब्राह्मण सैनिक से पानी मांगा तो उसने मना कर दिया। उस सैनिक ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको पानी देने से आप भ्रष्ट होते हो तो सुअर की चर्बी के कारतूसों से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये अफवाह बहुत फैलती गई। क्या कहानी थी कि एक बार सैनिक ने ब्राह्मण सैनिक से पानी मांगा, तो ब्राह्मण सैनिक ने ये नहीं कहा कि तुम अछूत हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये कहा। तो सैनिक ने जवाब दिया, ठीक है जी, हमारे छूने से अछूत हो जाओगे तो उनका क्या है, जो आप मुंह से गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूस खोलते हो, है ना। तो उदाहरण एक और है कि आटे में गाय और सुअर की हड्डी का चूना मिलाया जा रहा था। और एक और एग्जाम्पल है, ये भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाह रहे थे। एक उदाहरण और है कि 1757, ये 1757 लिखा है बेटा, कंफ्यूज मत होना, थोड़ी हिंदी सीख लो, कि प्लासी की जंग के 100 साल के बाद अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। तो ये अफवाह भी बहुत चल रही थी। और चपाती बांटने की अफवाह, कि रात को कोई व्यक्ति आता गांव में, चपाटी बांट जाता, यानी रोटी आधा टुकड़ा खुद रखता वो, जिसको मिलता आधा वो अगले गाँव में बांटता। तो ऐसे ही अफवाह और भविष्यवाणियाँ किसकी थी? 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति आंदोलन की ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ थी बेटा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्रोहियों ने के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए थे? तो ये बेटा पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तो सभी वर्गों से जातीय भेदभाव के बिना एकता की अपील की गई। यानी कि जो भी शासक रहे हैं जिस जगह में, उन्होंने जो अपील करी वो बिना किसी भेदभाव के करी। ठीक है, मुस्लिम राजाओं द्वारा की गई घोषणाओं में हिंदुओं का भी ध्यान रखा गया
और हिंदू राजाओं ने मुसलमानों का भी ध्यान रखा। हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं का ध्यान रखा गया। तो विद्रोहियों ने इस प्रकार एकता स्थापित करी। बहादुर शाह का नेतृत्व था, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर लड़े इस युद्ध में। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा ना हो सका। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्रोहियों ने आपस में एकता कैसे स्थापित करी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8 पॉइंट है, आपको 6 लर्न करने हैं, ठीक है। तो क्या कदम उठाए, अंग्रेजों ने ब्रिटेन से और सैन्य सहायता मंगवाई, यानी कि ब्रिटेन से और सैनिक मंगवा लिए, ठीक है। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, और मार्शल लॉ पता है कि किसी को भी देखते ही गोली मार दो आप। तो पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन से और सैन्य सहायता मंगवाई। जहां विद्रोह का केंद्र थे वहां अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। जहां जहां विद्रोह का केंद्र रहा है बेटा, चाहे झांसी रहा हो, चाहे दिल्ली, चाहे मेरठ, वहां पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। विद्रोही सैनिकों को पकड़कर सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। विद्रोहियों को पकड़कर क्या गया, सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया गया। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का प्रयास किया गया, यानी फूट डालो और शासन करो नीति अंग्रेजों ने अपनाई और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। कैसे किया कि एक मस्जिद में गाय काट के रख गए थे, और एक मंदिर में गाय को काट के और एक मस्जिद में सूअर को काट के, इस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का प्रयास किया था। कलकत्ता पंजाब दोनों तरफ से हमला कर दिया गया। जमींदारों को आश्वासन दिया गया कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हमें तुम्हें अपनी ज़मीन लौटा देंगे। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए, और जो जमींदार विद्रोह में शामिल होते थे उन्हें सजा दी गई। तो ये 8 पॉइंट हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए उठाए। तो याद हो जाएंगे कि ब्रिटेन से सैन्य सहायता मंगवा ली, उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और जहाँ पे केंद्र थे वहाँ पे बहुत अत्याचार किया। जो भी विद्रोही पकड़ के आता उसको मृत्युदंड देते, वही बेरहमी से देते, और फूट डालो शासन करो अपनाया। जमींदारों को आश्वासन दिया गया कि भाई तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हें तुम्हारी ज़मीन लौटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस पॉइंट से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। विद्रोही क्या चाह रहे थे, और विद्रोही कौन कौन थे, शासक भी थे, जमींदार भी थे, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, पंडित भी थे, सैनिक भी थे, ठीक है। तो इस एक पीपीटी से आप पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट है बेटा वो समझ जाओगे। इसको थोड़ा जूम करता हूँ बेटा मैं, ठीक है। क्लियर है, आपको विजिबल है, ठीक है। तो 8057, ठीक है, क्लियर है ना, 8057 लिखा हुआ है। लो मैं लिख देता हूँ बच्चों। तो 8057 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए भयानक साबित हुआ। कैसे हुआ, विद्रोह की शुरुआत सैनिकों से हुई थी, क्लियर है, सैनिकों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आम जनता और सभी वर्ग इससे जुड़ गए। यह राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया। समाज के सभी वर्ग अंग्रेजों से किसी न किसी रूप में शोषित थे, इसलिए वे विद्रोह से जुड़ते गए। यानी जो भी व्यक्ति अंग्रेजों से शोषित था वो विद्रोह में जुड़ता गया, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे लोग हो, चाहे आदिवासी, चाहे किसान, जमींदार, सब जुड़ गए। और क्या हुआ, अंग्रेजों का डटकर सामना किया। तो अब बताते हैं कि विभिन्न वर्गों की क्या क्या मांगे थी, क्या चाहते थे, है ना। तो शासक वर्ग, बहादुर शाह जफर हो गया, रानी लक्ष्मीबाई होगी, वाजिद अली शाह अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल करना चाह रहे थे। तो राजा लोग अपनी सत्ता वापस हासिल करना चाह रहे थे। जमींदार लोग क्या चाह रहे थे, वे वर्ग अपनी छिनी हुई जमीन, संपदा, इज्जत हासिल करना चाह रहे थे। किसान लोग क्या चाह रहे थे बेटा, अंग्रेजों की गलत नीति हटा दी जाए, जमीन दी जाए, फसल की उचित कीमत और लगान की कम दर चाहते थे। तो किसान ये चाहते थे, जमींदार ये चाहते थे, शासक ये चाहते थे। व्यापारी क्या चाह रहे थे बच्चों, अंग्रेजों ने कीमती व्यापार अपने हाथ में ले लिए थे। व्यापारी छोटे मोटे व्यापारी कर सकते थे और उस पर भारी कर भी देना पड़ता था। तो व्यापारी चाह रहे थे कि अंग्रेजों उनके व्यापार में कोई हस्तक्षेप ना करें। पंडित और मौलवी साहब क्या चाह रहे थे कि ईसाई धर्म के विरुद्ध थे वो, ठीक है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों यहाँ पे ईसाई धर्म फैला रहे थे और भारतीयों को धर्म चेंज करवा रहे थे, संस्कृति का विनाश हो रहा था। और सैनिक का तो पता है, सबसे पहले इनको मुंह से क्या करना पड़ता था, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस मुंह से खोलने पड़ते थे, और 7 समंदर यात्रा करके इन्हें सेना के रूप में लड़ने जाना पड़ता था। सेना में यूरोपीय और भारतीयों से भेदभाव होता था, तनख्वाह कम दी जाती थी भारतीयों को, इनको ब्लैक पीपल, कभी कभी इनको गाली गलौज से अपमानित किया जाता था, शोषण होता था इनका, और कारतूसों धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि सबके उद्देश्य अलग अलग थे।
इसलिए विद्रोह सफल नहीं हो सका। अगर सारे मिलकर करते तो मेरे ख्याल से विद्रोह सफल हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब महत्वपूर्ण है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। अवध में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये एक गिलास क्या चेरी एक गिलास चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये फर्स्ट वीडियो में आपको पॉइंट बता चुका हूँ। और 1856 में क्या हुआ, अवध को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, याद आया कुछ? चलो जी, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार विद्रोह में शामिल क्यों है। कि ये क्या है, 1857 लिखा है बेटा, सॉरी 56 है, आई एम सॉरी 56 है। 1856 में अवध रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 में क्या हुआ, अवध रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1801 में अवध पर सहायक संधि लॉर्ड वेलजेली ने है ना, सहायक संधि मैंने एक टॉपिक करवा चुका हूँ। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। नवाब की सेना समाप्त कर दी गई। रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियां तैनात कर दी गई थी। नवाब का महत्व घट गया था। विद्रोही मुखिया जमींदारों पर से उसका नियंत्रण समाप्त हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस टॉपिक का कि अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, तो इसलिए अंग्रेजों ने इस जमीन को हथियाने के बहुत प्रयास किए और 1856 में जमीन इनकी हो गई थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, 100 बातों की एक बात कि अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करने से अवध के इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था और अवध की जनता में काफ़ी गुस्सा था। नवाब को यह कहकर हटाया गया कि वे अच्छे से शासन नहीं कर रहा, जबकि जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। ठीक है, ये अवध वाला क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो आपके सामने 6 के 6 7 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट कि 1856 में अवध को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। फिर 1801 में अवध में सहायक संधि लागू की गई। ठीक है, नवाब की सेना समाप्त कर दी गई। रियासत में अंग्रेजी टुकड़ी तैनात कर दी गई। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट अवध के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। एक और परीक्षा में आता है कि अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, सिपाहियों, किसानों को एक साथ क्यों जोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पर मैं समझाऊंगा एक एक करके। ये सभी फिरंगी राज आने से एक दुनिया का अंत मानते थे। कौन लोग? ये जितने भी राजकुमार, तालुकदार, सिपाही, किसान थे, तो फिरंगी राज आने से एक दुनिया के पतन के रूप में देखते थे। अंग्रेजों के आने से सब कुछ बिखर गया इनका। ठीक है, तीसरा, अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब ही की गद्दी नहीं गई, बल्कि तालुकदार भी लाचार हो गए। नवाब को कुछ राजस्व चुकाकर आराम से, यानी नवाब को कुछ रिवेन्यू तालुकदार देते थे और तालुकदार मजे में रहा करते थे, तब इनकी भी लंका लग गई। अंग्रेजों के आने से पहले इनके पास किले थे। किनके पास? तालुकदारों के पास। बड़े तालुकदार के पास 12,000 तक सैनिक और छोटे तालुकदारों के पास 200 सैनिक हुआ करते थे। सब एंड कर दिए। ये चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट बन जाएगा, सब एंड कर दिए। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग कर दी, इनके किले नष्ट कर दिए। ठीक है, किसानों से मनमाना राजस्व वसूला जाने लगा। अधिग्रहण के बाद एक मुश्त बंदोबस्त कहाँ लागू किया था बेटा? अवध में। तो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। अंग्रेजों का कहना था कि तालुकदारों ने अपनी सेना के बल पर जमीन हथियाया है, इसलिए जमीन पर तालुकदारों कोई हिस्सा ही नहीं। तो ये सब कहकर अंग्रेजों ने राजकुमारों, तालुकदारों, सिपाहियों, किसानों सबको तंग किया और सब आपस में जुड़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और ये भी आगे से अगले पॉइंट, इसके नेक्स्ट पॉइंट ये। ठीक है, तो बेटा अंग्रेजों ने और क्या किया? तो अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त अवध में लागू किया और इन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। किनको? तालुकदारों को। तालुकदारों के पास पहले कितने गांव थे भाई? ये 67% थे। ठीक है, अब कितने रह गए? 38%। ठीक है, देख रहे हो आप कितना अंतर आ गया। अंग्रेजों का मानना था कि तालुकदारों से ज़मीन लेकर किसानों को देंगे, जिससे किसानों का शोषण नहीं होगा और रिवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि पैसा बढ़ेगा, कर बढ़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा, राजस्व तो बढ़ गया परंतु किसानों के शोषण में कमी नहीं आई। पहले तालुकदार किसानों का शोषण करते थे, परंतु आवश्यकता के समय, सुख दुख के टाइम पे उनकी हेल्प भी करते थे, लेकिन अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस तरह की मदद की संभावना थी ही नहीं। बहुत से तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे। क्यों? क्योंकि इसलिए वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। तो लखनऊ से ब्रिटिश कद्र, बाद में हजरत महल
बेगम महल ने भी हेल्प करी। किसानों का असंतोष सैनिकों तक पहुंचने लगा। सैनिक भी कम वेतन, छुट्टी न मिलने से परेशान थे और 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के रिश्ते अच्छे थे, साथ मौज मस्ती करते थे, शिकार करते थे, मल्लयुद्ध करते थे। बाद में और 1850 तक आता था, क्या हुआ, उनका टाइम बदल गया। अंग्रेज अब अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों सैनिकों को नीचा दिखाते थे, गाली गलौज करते थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, ये क्या है कि कैसे अंग्रेजों ने ना केवल तालुकदारों को, जमींदारों, किसानों, सैनिकों को भी तंग किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो विद्रोही क्या चाहते थे, वही विद्रोही क्या चाह रहे थे हम बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। फिर भी क्योंकि अंग्रेज विद्रोहियों को बर्बर असभ्य लोग समझते थे, विद्रोही पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में ज़्यादा लेख भी नहीं मिले हमें इसलिए। और इतिहासकार 1857 के विद्रोहियों के बारे में लिखने के लिए अंग्रेजी द्वारा लिखे गए दास्तावाज पर निर्भर रहते थे। तो इतना पता नहीं चल पाया कि विद्रोही वास्तव में चाहते क्या था, ऐसा कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो एकता की कल्पना, ये टॉपिक मैंने पहले भी करवाया कि कैसे विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की गई। तो वही पॉइंट है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए हैंड टू हैंड और बार बार वीडियो देखनी ना पड़े। तो विद्रोहियों द्वारा जो घोषणाएं की गई वो बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या उनके नाम से की जाती थी, उनमें हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता था। विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जाता था जिसमें दोनों का नफा नुकसान बराबर हो। अंग्रेजों ने हिंदुओं मुसलमानों में खाई पैदा करने के लिए कोशिश की। अंग्रेजों ने बरेली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में 50,000 रुपये भी खर्च किए, जैसे कि मस्जिद में सुअर और मंदिर में गाय की डेड बॉडी डाल दी, हड्डी डाल दी। तो इससे बहुत वो चाह अंग्रेजों ने, लेकिन एकता की कल्पना लोगों ने एकता स्थापित की रखी। आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ चुके विभिन्न वर्गों की क्या मांगे थी, एक बार मेन टॉपिक बताता हूँ। जमींदार क्या चाह रहे थे बेटा कि उनकी ज़मीन, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत वापस हो जाए। व्यापारी कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, नील, कपड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार पर एक अधिकार जमा लिया और व्यापारियों की व्यापार की वो घटा दी गई। विदेशी सामान, सस्ता सामान आ जाता था तो कोई यहाँ पे व्यापारियों से चीज़ें नहीं खरीदता था। सरकारी कर्मचारी क्यों थे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन मिलता था बेटा, उनकी इज्जत भी कम थी, सभी महत्वपूर्ण पद अंग्रेजों को ही मिलते थे। सरकारी कर्मचारी बादशाह को ज़मीनें वापस पाना चाहते थे, ठीक है। कारीगर, सबके साथ बुरा हुआ। पंडित फकीर ज्ञानी पढ़ चुके हैं कि इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, ठीक है। सैनिक लोग, सिपाही सेना में भेदभाव, बेइज्जती होने से परेशान थे, कम वेतन मिलता था इनको, अंग्रेजी अधिकार उन पे नस्ल, उनकी जाति पे, उनके नस्ल पर टिप्पणी करते थे और कारतूस वाली घटना ने तो आग में घी डालने का काम किया। किसानों के साथ शोषण करते थे बेटा, कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उनके साथ नरमी नहीं बरती जाती थी और शासक वर्ग जो कि राजा वगैरह थे अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान से पॉइंट रिवाइज करने हैं। उत्पीड़नकों के प्रतीकों के खिलाफ, बेटा ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा कि उत्पीड़न के प्रतीक कौन कौन से प्रतीक थे। तो अंग्रेजों से मैं एक पॉइंट लिख दूंगा कि अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज़ उत्पीड़न का प्रतीक थी। अंग्रेजों से जुड़ी हर वस्तु उत्पीड़क का प्रतीक थी, ठीक है, हर वस्तु इनकी, ठीक है। तो विद्रोहियों ने अपनी घोषणा में अंग्रेजों की हर बात को खारिज किया। विद्रोहियों ने कहा कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विद्रोही इस बात से नाराज़ थे कि अंग्रेजों ने भूस्वामियों से ज़मीनें छीन ली, बुनकरों दस्तकारों के तबाह कर दिया और फिर से अपनी वाली दुनिया को ही बहाल करना चाह रहे थे। विद्रोही अंग्रेजों से इस बात से नफरत थी कि वो ईसाई बनाना चाह रहे थे इंडियन को, और विद्रोही भी उन्हें उत्पीड़क समझते थे जो अंग्रेजों के हिमायती थे। यानी कि विद्रोही अंग्रेजों को तो उत्पीड़क समझते थे, अंग्रेज़ों से जुड़ी हर वस्तु, हर चीज़, हर इमारत को उत्पीड़क समझते थे। साथ में जो सूदखोर, साहूकार और सम्राट लोग, यानी जो भी इनके अंडर में इंडियंस लोग थे, उनसे भी नफरत करते थे विद्रोही, ठीक है बेटा। और सूदखोरों के भाई खाते चला दिए गए, घर तोड़ दिए गए। तो यानी कि अंग्रेजों को से नफरत तो थी, साथ में उन भारतीयों से भी नफरत थी जो अंग्रेजों के पक्षधर थे। वैकल्पिक सत्ता की तलाश, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश सत्ता ऑलमोस्ट एंड हो गई थी। उसके बाद
दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक जैसी सत्ता और शासन स्थापित करने की कोशिश करी, यानी विद्रोही जीत गए थे। इंडिया जीत गया था पर कुछ समय के लिए जीता था। ये प्रयास ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए थे। क्यों नहीं चल पाए थे? इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां पाई। तो जो नेता थे तो वही दरबारी व्यवस्था चाहते कि मैं नेता हूँ, मुझे ये पद मिले, मुझे ये पद मिले। भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के आदेश दिए गए। तो ये कि हम वही सत्ता लाएंगे जो अंग्रेजों से पहले थी। एक राजा होगा, एक मंत्री होगा, एक वजीर होगा, ये सब। तो इससे क्या हुआ? ये प्रयास ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए बेटा। अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने की योजनाएं बनाई गई थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य अंग्रेजों के साथ युद्ध करना था, लेकिन ये व्यवस्था नहीं चल पाई और 1858 तक आते आते क्या हुआ? ये इनका जो इंडिया की सोच थी, इंडिया की जीत हार में बदल गई। ठीक है, तो ये हुआ कि 1858 तक इंडिया की हार हो गई, याद रखना है। सितंबर में 1857 सितंबर में ही हार हो गई थी कहा जाए तो, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज द्वार से 1858 में काबिज हो गए थे यहाँ पर। तो वैकल्पिक सत्ता की जो तलाश की गई वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि पुरानी दरबारी संस्कृति, ये भी आएगा कि इंडिया जीतने के बाद क्यों हारा, तो पुरानी संरचना स्थापित करने की कोशिश की गई और दरबारी संस्कृति का रिपीट किया गया और विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई। सबका भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने का इंतजाम किए गए, ये सब जिसके कारण। तो ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं कि दमन, विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। मार्शल लॉ लागू किया गया, सैनिक कानून बनाए गए। ठीक है, अंग्रेजों ने उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना भेजने से पहले कुछ कानून पारित किए। तो अंग्रेजों ने हारने के बाद क्यों कैसे जीते? तो विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था बेटा। अंग्रेजों ने उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना भेजने से पहले कुछ कानून पारित किए, मार्शल लॉ लगा दिए गए, यानी सैनिकों को विशेष अधिकार दिए गए। साथ में ये भी दिया कि आम अंग्रेज भी विद्रोहियों पर मुकदमा चला सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, और विद्रोही की सजा फिक्स करी, सजाए मौत। ठीक है, ये सब ये भी याद करेंगे। नए कानून से ब्रिटेन से मंगवाए गए टुकड़ियों से लैस अंग्रेजी सरकार विद्रोह को कुचलने के लिए तैयार थी और दिल्ली पर दो तरफों से हमला किया गया, पंजाब और कलकत्ता से, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो मेन लीडर थे वो दिल्ली के थे। दिल्ली में ही उनका वो था, लाल किला था। तो अंग्रेजों ने हारने के बाद भारतीयों का दमन कैसे किया कि नए कानून बनाए गए, ब्रिटेन से नए सैनिक मंगाए गए और साथ में दिल्ली पर दोनों ओर से आक्रमण कर दिया। और जून 1857 से आरंभ सितंबर 1857 तक कार्यवाही पूरी कर ली। यानी जून, देखो, मई में शुरू हुआ, मई एंड में इंडिया जीतने लगा, फिर जून में अंग्रेजों ने दोबारा से आक्रमण शुरू कर दिया और सितंबर तक अंग्रेज फिर जीत गए। पूरे उत्तर भारत के विद्रोही दिल्ली को बचाने के लिए आए हुए थे और इसने अंग्रेजों ने क्या किया, और जब पूरे सैनिक दिल्ली को बचाने आ गया तो अंग्रेजों ने पीछे से भी हमले करवा दिए और अंग्रेजों के खिलाफ केवल सैनिक ही नहीं बल्कि आम जनता भी उनके साथ लड़ रही थी। अंग्रेजों ने जमींदारों को ज़मीन लौटाने का लालच भी दिया। तो इस तरीके से दोबारा अंग्रेजों ने जीता। दोबारा जीत कब अंग्रेजों को मिली? इस तरीके से मिली बेटा। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा किस लिए कि विद्रोहियों का दमन द्वार से कैसे किया गया कि नए कानून बनाए गए, ब्रिटेन से नई सेना मंगवाई गई। ठीक है, और दो तरफा हमला किया गया, साथ में आम लोग भी लड़ रहे थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे तो अंग्रेजों ने स्पेशल हथियार यूज़ किए। एक ये है 1857 के विद्रोह से चित्रों से क्या पता चलता है, तो बहुत सारे चित्र आपने देखे होंगे बुक में। तो रक्षकों का गुणगान किया गया, यानी कि जो अंग्रेज अंग्रेजों को बचाने वाले और विद्रोहियों को कुचलने वाले नायक को गुणगान किया जाने लगा। यानी जो भी किसी अंग्रेज की रक्षा करता और विद्रोही को मारता उसके गुणगान कि ये बहुत ही वीर है, ही इज़ वेरी हीरो। तो रक्षकों का गुणगान किया गया। भारी हानि को दिखाया गया कि इंडियंस ने सरकारी चीज़ों का इतनी भारी नुकसान पहुंचाया, इतनी इमारतें नष्ट की, जैसे कि एक मस्जिद की दिखाई गई जिसको वाजिद अली शाह ने बनवाया था और सिकंदराबाग को खंडर के रूप में दर्शाया गया। और ब्रिटानिया यानी अंग्रेजी महिलाओं को वीरता की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया कि उन्होंने खुद को भारतीय विद्रोहियों से बचाया। भयानक तबाही का प्रदर्शन किया गया चित्रों के माध्यम से। तो चित्रों से आरक्षकों का गुणगान किया गया, अंग्रेजों में भारी हानि को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया और अंग्रेज महिलाओं या ब्रिटानिया को वीरता की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया, भयानक तबाही का प्रदर्शन किया गया। ये कोई चित्र है, ये खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। ये देखो, ये ब्रिटानिया कहेंगे इसे या वीर अंग्रेज महिलाएं। ठीक है, इस तरीके से।
देखो ये विषावन विद्रोहियों को मृत्युदंड, यानी कि एक बात याद रखना कि मृत्युदंड का एक नाटक कि विद्रोही को तोप के मुंह पर बांध कर चलाते थे, यानी विद्रोही को चित्र चित्र उड़वा दिए जाते थे। ये मृत्युदंड था बेटा, ये लंदन न्यूज़ में छपा था, ठीक है, जानबूझ के, ताकि ये पता चले कि इंडिया में अंग्रेजों ने बहुत तबाही मचाई। विद्रोह की छवियां बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं विद्रोह की सोच के बारे में, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड हैं, लेकिन वो औपनिवेशिक प्रकाशकों के हैं। फौजियों की चिट्ठी हैं, डायरियां, आत्मकथा, सरकारी इतिहास से ही जानकारी मिलती है। अखबारों में विद्रोह के दौरान हिंसा के बारे में बताया गया है। अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा बनाया गया चित्र, तो ये आएगा कि अंग्रेजों ने अपनों को वीर दिखाया और भारत को क्रूर दिखाया, उसी प्रकार भारतीयों ने अपनों को वीर दिखाया, अंग्रेजों को क्रूर दिखाया। और चित्र पोस्टर इतने अभी भी मिलते हैं, कुछ पुरानी फिल्में देखोगे आप तो उसमें भी विद्रोह की छवियां मतलब चित्र या पिक्चर्स बोलेंगे। रक्षकों का अभिनंदन किया गया बेटा, ठीक है, यानी जो अंग्रेज ने किसी की रक्षा करी उसको गुणगान किया गया। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले, तो बार बार नहीं रिपीट करूँगा मैं। अंग्रेज औरतों और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा की अखबार में छपी खबरों को जनता की कल्पना और मनोदशा पर गहरा असर पड़ता था। तो भारत में जब अंग्रेज औरतों और बच्चों के साथ हिंसा हुई खबरें छपी ब्रिटेन में, तो वहाँ की जनता में प्रतिशोध की भावना आ गई, यानी कि इंडियंस को छोड़ेंगे नहीं, कुत्ते की मौत मारेंगे, ये सीन था। तो अंग्रेज अपनी सरकार से अंग्रेजी औरतों की इज्जत बचाने के लिए और बच्चों की सुरक्षा की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा को अपने चित्रों में शामिल किया और चित्र में दिखाया अंग्रेज औरतें अपने बच्चे एक दूसरे लिपट कर बैठे हैं, वे बेचारे मासूम और भयंकर दिखाई पड़ रहे हैं, और विद्रोहियों को बर्बर और हिंसक दिखाया गया। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि अंग्रेज औरतों के साथ भारतीयों ने बहुत अत्याचार किया, ये चित्र में दिखाया गया, ताकि अंग्रेज जनता को भारत में गुस्सा आए, और भारत में जब गुस्सा आएगा तो सैनिक और मोटिवेट होंगे और इंडिया में खून खराबा करेंगे, इसलिए। तो इससे क्या हुआ, प्रतिशोध की भावना हुई। जब चित्र छपे औरतों का दयनीय चित्र, बच्चों का बिलखते रोते दयनीय हालत में, तो माहौल पैदा हो गया, बदले की मांग की जा रही थी। विद्रोह के चित्रों ने ऐसा माहौल रच दिया कि हिंसक दमन प्रतिरोध को जायज मान लगा, यानी कि तोप से गोले से उड़ाना भारतीयों को भी अच्छा माना जाने लगा कि इनको इतनी गंदी सजा दो मौत की कि भारतीयों ने हमारी औरतों और बच्चों के साथ बदतमीजी करी है। दहशत का प्रदर्शन किया गया, यानी विद्रोहियों को बड़ी बुरी तरीके से मारा गया, यानी भारतीय सैनिक, यहाँ पे विद्रोही का मतलब भारतीय लोग माने जाएंगे, और विद्रोही पूरे चैप्टर में भारतीय लोग ही हैं। उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया, सामान्य रूप से फांसी दी गई। ये तस्वीरें अखबारों पत्रिकाओं द्वारा दूर तक पहुंचाई गई। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने नरमी और दया भाव से सिपाहियों का जीतने का सुझाव दिया तो उनका मजाक उड़ाया गया। तो इतना बुरा हाल कर दिया गया था बेटा, बहुत बुरा तरीके से भारतीय लोगों को साथ बदतमीजी अंग्रेजों ने करी थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, यानी इस घटना लोगों को राष्ट्रवाद की भावना भर दी, अंग्रेजों में इंग्लैंड के प्रति और इंडिया में भारतीयों के प्रति, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि इस युद्ध में भारत का हर वर्ग लड़ा था और 1857 की स्मृतियों में जीवित रखा इतिहास को, और ये एक तरीके से लोगों में आग थी आज़ादी की, जिसको 1947 में हमने प्राप्त कर ली, यानी 90 साल बाद, ठीक है बेटा, 90 साल बाद हम आज़ाद हो गए थे। अब एक कुछ महत्वपूर्ण कारण है बेटा, थोड़ा फटाफट वीडियो को एंड करता हूँ, कि परीक्षा में आता है राजनीतिक कारण। तो जो भी राजनीतिक कारण है वो सुनेंगे। एक तो सहायक संधि है, जिससे अवध को अपने अंडर में ले लिया गया और अवध के साथ झांसी को भी लिया गया, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति, कि जिस रानी के राजा के पुत्र नहीं होगा उसको हड़प लेंगे। ये झांसी में हुआ था हड़प की नीति, और सहायक संधि अवध में हुआ था। अवध में सहायक संधि बेटा, झांसी में हड़प की नीति, और मुगल बादशाह का अनादर किया गया बेटा। और सामाजिक आर्थिक कारण तो आपको पता होंगे। सामाजिक कारण क्या था कि नस्लीय भेदभाव, अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ और भारतीय को हीन समझते थे, और ब्रिटिश सरकार ने मिशनरी को कहा कि तुम इन सबको ईसाई बनाओ। सती प्रथा, भ्रूण हत्या, कुप्रथाओं को खत्म कर दिया। विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। लेकिन ये अच्छी चीज़ें थी, लेकिन भारतीय जो लोग थे इसको बुरा समझते थे कि क्यों एंड किया, इससे उनकी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो बस एक ही अच्छा काम किया आई थिंक, बाकी सब बुरा ही काम किया अंग्रेजों ने। और सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को भंग किया किसने? अंग्रेजों ने। सती प्रथा, भ्रूण हत्या, कुप्रथा को खत्म किया, विधवा विवाह को खत्म किया। हालांकि लोगों ने इसको गलत वे में लिया कि क्यों खत्म किया। सेना ने जातीय धार्मिक प्रतीकों को इस्तेमाल न करने देना, यूरोपीय पहनावे तौर तरीकों को बढ़ावा, यानी कि पंडित लोगों को या ब्राह्मण जो भी लोगों जिस जाति के लोग हैं उन सबको एक जैसे पोशाक, तो उनके प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने दिया, उनको पूजा पाठ, उनको बाल बड़े नहीं करने दिए, चोटी नहीं रखने दी, ये सब हुआ। और समुद्र पार करके युद्ध के लिए भेजना जाता था। तो ये सामाजिक आर्थिक कारण हो गए बेटा।
आर्थिक कारण में हो जाएगा कि शोषण किया गया, उद्योगों की बर्बादी की गई, वहाँ से सस्ता कपड़ा आता था यहाँ बिकता था, आर्थिक शोषण किया गया, कारीगरों की बर्बादी की गई, जमींदारों की बर्बादी की गई। प्रशासनिक पता होगा कि शासक और अधिकारी का भ्रष्टाचार, यानी अधिकारी लोग भी भ्रष्ट थे बेटा, अंग्रेज लोग जानबूझ के ज़्यादा टैक्स लेते थे और अंग्रेज इंग्लैंड में कम भेजा करते थे, घूस, और भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं करते थे बेटा। ये सैन्य करना पड़ चुके हैं। उन सिपाहियों का असंतोष क्या था कि गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से चबाकर खोलना पड़ता था, इनको कम वेतन मिलता था भारतीयों को यूरोपियों की तुलना में, ऊंचे पदों पर कभी नहीं इनको दिया जाता था ऊंचा पद। विदेशी सेवा कानून की नहीं, एक और कानून था कि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना एक पाप था, लेकिन इनको 7 समुद्र पार करके विदेशों में इंग्लैंड की तरफ से लड़ना होता था। बैरक में ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति, यानी कि बैरक में यानी कि जो सिपाही होते थे वहाँ पे ईसाई लोग भी आ गए थे। नस्लीय भेदभाव किया जाता था। अवध के नवाब की सेना एंड कर दी गई थी। तो ये सैन्य कारण हो गए बेटा। मेन पॉइंट याद रखने, सिपाहियों में असंतोष, कम वेतन, उच्च पदों पर ना पहुंचना, विदेशी सेवा कानून, ये सब। विफलता क्यों, हम क्यों हारे, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस 2-4 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगी। विद्रोह के 1857 के विद्रोह की विफलता, क्यों विफल हुए, यानी अच्छा था, पूरा उत्तर भारत मिलकर लड़ा, शुरुआत में सफलता भी मिली, लेकिन अंग्रेज फिर क्यों जीत गए। कारण था देशव्यापी संघर्ष नहीं था, ये केवल उत्तर भारत तक सीमित था। ये संघर्ष केवल उत्तर भारत तक सीमित था, जिससे क्या हुआ कि देशव्यापी संघर्ष नहीं हुआ। ये नेतृत्व का अभाव, यानी विद्रोह कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो सबको स्वीकार्य हो। हर जगह पे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ से तो कुछ लोग खुद नेता बन जाते थे, खुद कोई नेता के अंडर, तो सबको एक नेता का अभाव लगा। बहुत सारे शासकों का साथ नहीं दिया। कुछ लोग, जैसे हम अपने मूवी में देखा होगा झांसी लक्ष्मीबाई में भी, और मूवी में देखे होंगे पद्मावत वगैरह में, तो जो बहुत सारे शासक थे वो अंग्रेजों के साथ भी काम करते थे और लालच में थे कि अंग्रेज लोग उनको जमीन देंगे वगैरह देंगे, तो इसलिए मध्यम वर्ग की उदासीनता। तो पढ़े लिखे लोगों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, केवल अनपढ़ और ज़्यादा क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये माना जाएगा कि आधुनिक हथियार नहीं थे और देशव्यापी संघर्ष नहीं था। एक उद्देश्य का अभाव, कि हर बंदे का अलग उद्देश्य था। किसान का लगाना देना पड़े, राजा का उसकी ज़मीन मिल जाए, सैनिक का मुझे बाहर यात्रा ना करनी पड़े, सबके अलग अलग कारण थे। तो ये कुछ 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके कारण विद्रोह असफल हुआ। आप नोट कर लें, एक बार पढ़ लें इसे। परिणाम क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह अकबर के बेटे को उनके सामने मृत्युदंड दे दिया, उनको रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। क्राउन शासन, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन निकल के महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। अब रानी के नाम पर शासन किया जाने लगा, रानी के नाम पर, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारत में विक्टोरिया शासन स्थापित किया। वायसराय की नियुक्ति गई, जो गवर्नर कहलाता है, सारे काम वायसराय संभालेगा। और लॉर्ड कैनिंग, ये आएगा कि प्रथम वायसराय कौन है, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है और गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में भी। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले गवर्नर बने। राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इसके 90 साल बाद हम आज़ाद हो गए। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया कि अब सेना में थोड़ा बहुत उनको ब्राह्मणों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। सिख, जाट, गोरखा इनको भी भर्ती करने लगे, ठीक है। और 1/3 यूरोपीय लोगों को भर्ती करने लगे, कुछ सुधार भी किए गए, ठीक है। बस चैप्टर एंड होता है और आपको बताना है बेटा चैप्टर कैसा लगा। वीडियो में बहुत मेहनत की गई है, लंबी बनी है थोड़ी, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन पूरा टॉपिक एंड कर दिया। यानी शुरू से भी ये देखोगे इस वीडियो को तो चैप्टर रिवाइज ही होता जाएगा आपको और याद होता जाएगा। तो एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी लर्न करना है आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ साथ साथ बच्चों। बेटा अंत में ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके बुक से लिया है मैंने, इनको एक बार ज़रूर याद कर लें कि 1801 में अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 56 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण किया गया। 1856-57 में अंग्रेज़ों द्वारा अवध में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया। और 1857 10 मई जो महत्वपूर्ण घटना मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू हुआ, इसे ही 1857 की क्रांति कहा गया। और 11 से 12 मई रक्षक दिल्ली में आ गए और नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने स्वीकार किया। 20-27 मई अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी में भी सिपाही विद्रोह हुआ। 30 मई को लखनऊ में हुआ। मई जून में बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। 30 जून में अंग्रेज़ों की हार होती रही
और 25 सितंबर को हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लखनऊ में नई टुकड़ियाँ दाखिल हुई। और जून 1858 में, ये जो बड़ा बड़ा लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई और जुलाई में युद्ध में शाहमल की मृत्यु हुई। ठीक है, चैप्टर एंड हो गया। आई थिंक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और तो इसलिए एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके फ्यूचर को और ब्राइट कर सकें। और प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।